ओके, सो दो तीन स्टूडेंट्स ने बोला है कि दे डिडंट अंडरस्टैंड द लाइजोसोम्स, सो आई विल रिपीट द लाइजोसोम्स टुडे, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद द अदर ऑर्गेनेलीज। ओके, सो लाइजोसोम्स जो है दीज आर द टाइप ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जो कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। सो वैसे मैंने आप लोगों को बताया ऑलरेडी कि सभी के सभी ऑर्गेनेलीज जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। आप लोग को लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही विजिबल रहेंगी। सो लाइजोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन करना। सेल के अंदर डाइजेशन में लाइजोसोम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। तो यू कैन से दैट इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन होती है उनमें कौन इन्वॉल्व होता है? उनमें लाइजोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो लाइजोसोम्स की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, सो सपोज कि ये कोई लाइजोसोम है। सो लाइजोसोम की एक आउटर कवरिंग रहेगी। सो दिस इज द आउटर कवरिंग एंड दिस इज द मिडल पोर्शन। जो आउटर कवरिंग है उसको हम लोग लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोल देते हैं, और बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग मैट्रिक्स बोल देते हैं। जो लिक्विड पोर्शन अंदर वाला रह गया, सेंटर वाला पोर्शन रह गया। सो जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है ये लिपोप्रोटीनस है नेचर में, लिपिड्स प्लस प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। एंड ट्राइलैमिनर, ट्राइलैमिनर का मतलब क्या है? अगर आप इस मेम्ब्रेन को ओपन करके देखो तो इसमें आप लोगों को 3 लेयर्स दिखाई देंगी, 3 परतें दिखाई देंगी। ये वाली लेयर एक हो गई, ये सेकेंड होगी और ये थर्ड होगी। तो ट्राइलैमिनर है। 3 जो है इसके फर्दर मेम्ब्रेन के लेयर्स हैं। सो इस मेम्ब्रेन का क्या काम है? लिमिट करके रखते हैं। लिमिटिंग क्या करते हैं? जितने भी एंजाइम्स ये मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है उसको सेल के अंदर ही रहने देते, सॉरी लाइजोसोम के अंदर ही रहने देते हैं। जब कभी भी जो है जो सेल के बाहर अगर डाइजेशन होनी है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होनी है, तब ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो है इन एंजाइम्स को बाहर मूव करने में हेल्प करती है। सो लिमिटिंग मेम्ब्रेन का क्या काम है? एंजाइम्स को अपने अंदर कन्फाइंड करके रखना। उसके बाद अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स वो पोर्शन है जिसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस रहेंगे, एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट रहेंगे। सो दिस वाज अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में बताया मैंने आप लोग को लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग जो लाइजोसोम की जो कि ट्राइलैमिनर है नेचर में, और इसका मैट्रिक्स रहेगा। मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंसेस, एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट रहेंगे, और जो भी चीज़ जो लाइजोसोम एनगल्फ करेंगे वो इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी। सो अगर आप लोग लाइजोसोम्स को देखो तो लाइजोसोम्स जो है 4 कैटेगरीज में जो है प्रेजेंट रहता है। प्राइमरी लाइजोसोम्स होते हैं, सेकेंडरी लाइजोसोम्स होते हैं, टर्शरी लाइजोसोम्स होते हैं एंड ऑटोलाइजोसोम्स होते हैं। सो इनका फंक्शन क्या है, कैसा काम कर रहा है, उस बेसिस के ऊपर इनकी जो है कैटेगराइजेशन की है। सो इस इनके टाइप्स को समझाने के लिए मैं आप लोग को एक लिटिल बिट स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ओके, सो सपोज कि ये मेरा लाइजोसोम है और ये कोई फूड पार्टिकल या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको जो लाइजोसोम है वो एनगल्फ करेगा। ओके, सो जब ये फूड पार्टिकल जो है इस लाइजोसोम के अंदर एंटर करता है, सॉरी सेल के अंदर एंटर करता है, सो जो फूड पार्टिकल है वो सेल के अंदर एंटर कर गया और यहाँ पे क्या है, मेरा लाइजोसोम प्रेजेंट है। सो जब ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन करेंगी, हमारा लाइजोसोम और हमारा फूड पार्टिकल, मतलब फूड पार्टिकल को लाइजोसोम अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा, तब उसको हम लोग सेकेंडरी लाइजोसोम बोलते हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो प्राइमरी लाइजोसोम है। जब फूड पार्टिकल और लाइजोसोम जो फूड वैक्यूल बोल सकते हो दोनों कंबाइन करते तो इसको सेकेंडरी लाइजोसोम बोल देते हैं। जब ये फूड पार्टिकल जो है हमारे लाइजोसोम के अंदर एंटर कर गया, सो लाइजोसोम के अंदर एंटर होने के बाद इस फूड पार्टिकल की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो डाइजेशन के बाद क्या होता है, अगर आप देखो कि जितना खाना डाइजेस्ट होना है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और जो बाकी बच जाएगा वो रेजिड्यूज, जो बाकी बचा हुआ खाना है जिसको वो लाइजोसोम डाइजेस्ट नहीं कर पाया, इसको अभी बाहर निकलना है सेल में से, तो इसको इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं,
टर्शरी लाइजोजोम या फिर इसको रेजिडुअल बॉडी भी बोल देते हैं। तो टर्शरी लाइजोजोम क्या करेगा, फिर से जो है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इस रेजिडुअल पार्टिकल्स को, बचे खुचे पार्टिकल्स को सेल से बाहर थ्रो आउट कर देगा। ओके बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लाइजोजोम समझ में आया या नहीं? यस जिन स्टूडेंट्स को Yes, डाउट ma'am. है, गगनदीप और आकांक्षा, इज इट क्लियर? प्राइमरी लाइजोसोम, सेकेंडरी एंड टर्शरी लाइजोसोम्स। यस मैम। ओके सो क्या है नॉर्मल प्रोसेस, क्या है जब कभी भी एंडोसाइटोसिस होता है, सेल जो है किसी भी चीज को अपने अंदर लेके जाता है, किसी चीज को एनगल्फ करता है, तब लाइजोसोम्स जो है उस चीज को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। सपोज के कोई फूड पार्टिकल है जो कि सेल से ऐसे दूर पड़ा हुआ है, तो कल मैंने आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके फैगोसाइटोसिस का प्रोसीजर अच्छे से समझाया था। तब इन फूड पार्टिकल्स को ये सेल अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है, जिसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोल देते हैं। सो फैगोसाइटोसिस के लिए क्या होगा, हमारा लाइजोसोम जो है इस पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा। सो ऐसे दोनों कंबाइन कर जाएंगे। सो जब दोनों अलग अलग है उस टाइम लाइजोसोम को प्राइमरी लाइजोसोम बोल दिया, लेकिन जब उस लाइजोसोम ने इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लिया उस टाइम इसको सेकेंडरी लाइजोसोम बोल देते हैं। तो सेकेंडरी लाइजोसोम के अंदर क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। लाइजोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, इन फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। सो जितना कुछ डाइजेस्ट होना था वो डाइजेस्ट हो जाता है, जो बच जाता है उसको रेजिड्यू बोल देते हैं। तब इस रेजिड्यूज के साथ जो लाइजोसोम है उसको हम लोग टर्शरी लाइजोसोम बोल देते हैं। सो टर्शरी लाइजोसोम अब क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इन रेजिड्यूज, मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर फेंक देगा, और क्या हो जाएगा, फिर जो टर्शरी है वो फिर से प्राइमरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सेम साइकिल जो है वो गो ऑन रहता है। एक होते हैं ऑटोलाइजोसोम्स। ऑटोलाइजोसोम्स क्या करते हैं, जब कभी भी सेल भूखा होता है, स्टारवेशन में होता है, उसको खाना खाने के लिए नहीं मिलता, तो वो भूख के केस में क्या करता है, अपने ही सेल्स की एनगल्फिंग स्टार्ट कर देता है। ओके सो दो तरह से ये डाइजेशन होती है। एक तो होता है ऑटोफेजी, कि अपने अंदर जो स्टोर्ड फूड है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। एक होता है ऑटोलाइसिस, कि अपने ही सेल को खा लेता है, फिनिश कर देता है। ओके लाइजोसोम्स क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके सो जो खाना खाने का प्रोसेस है इसको फेजी बोल देते हैं हम लोग। तो जो इस बेसिस के ऊपर जब कोई बाहर से खाना डाइजेस्ट कर रहा है, हमारा लाइजोसोम हेल्प करता है, तो उसको हेट्रोफेजी बोल देते हैं। जब वो अपने अंदर स्टोर्ड फूड को खाता है तो उसको ऑटोफेजी बोल देते हैं। और जो अब वो अपने ही सेल को खाना स्टार्ट कर देता है, सपोज के स्टोर्ड फूड भी खत्म हो गया, अब उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो अपने आप को खाना स्टार्ट कर देता है, उसको ऑटोलाइसिस बोल देते हैं। और जब कभी भी जो लाइजोसोम अपने एंजाइम सेल से बाहर सिक्रीट करके खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोल देते हैं। ओके सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लाइजोसोम्स। तो आप लोग को प्रोसेस और टाइप्स समझने में भी हेल्प हो गई और इसके फंक्शंस समझने में भी हेल्प होगी। तो ये मेजर 4 फंक्शंस है। इसके अलावा जो लाइजोसोम्स है सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, माइटोसिस मेयोसिस में हेल्प करते हैं, जीन म्यूटेशंस में हेल्प करते हैं। समटाइम्स वो म्यूटेशंस जो हैं वो हमारे बॉडी के अगेंस्ट हो जाती हैं, तो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर टाइप डिजीजेज हो जाती हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी डिफेंस जो है प्रोवाइड करते हैं हमारे लाइजोसोम्स। जैसे मैंने फूड पार्टिकल्स की एनगल्फिंग का बताया, उसमें क्या है कि फूड पार्टिकल्स जो है वो सेल के अंदर जाते हैं, तो लाइजोसोम्स उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह फूड पार्टिकल्स की बजाय अगर किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइजेशन करने में लाइजोसोम्स इन्वॉल्व हो रहे तो उसको डिफेंस बोल सकते हो, कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट फंक्शन इज सीड जर्मिनेशन। जब कभी भी आप किसी सीड को धरती में बो करते हो तो जर्मिनेट होता है, उसमें से प्लांट बाहर आता है। तो प्लांट कैसे बाहर आता है, लाइजोसोम्स की हेल्प से। लाइजोसोम्स क्या करते हैं, सीड की जो आउटर कवरिंग है अपने एंजाइम्स के थ्रू उसको ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर प्लांट जो है वो बाहर आ जाता है। लाइजोसोम्स क्लियर हुआ अभी? अगर नहीं अभी भी क्लियर हुआ तो टेल मी। क्लियर है मैम।
Okay, take the reading again. If still any doubts would be there, tomorrow you can ask me. I will repeat it again. Okay? Yes, okay, ma'am. So let us continue with the fifth organelle, that is called mitochondria. सुना है कभी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम? Yes, ma'am. क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया Yes, को? ma'am. Powerhouse of the cell. पावर हाउस ऑफ अवर सेल, क्योंकि क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। ATP. हाँ जी, तो मे भी आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। ओके, सो जो क्या है कि एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। सो वेयर इट इज़ हैपनिंग, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन में जो है जो हमारी चेन है, ईटीसी की चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चेन है, वो वहाँ पे काम करती है और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सेल का, उसके साइटोप्लाज्म का। अलग अलग शेप्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकता है, ओवल शेप में हो सकता है, सफेरिकल शेप में हो सकता है, सॉसेज, डिस्क्वाइडल शेप, फिब्रिलर शेप में जो है प्रेजेंट हो सकता है। सो अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखो तो ज़्यादातर बुक्स में इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे ड्रॉ किया होता है। So this is the normal structure of our mitochondria. So mitochondria की एक outer membrane है और एक अंदर इसके inner material present है। So mitochondria की जो outer membrane है इसको हम लोग limiting membrane या mitochondrial membrane भी बोल देते हैं, और जो ये mitochondria का अंदर वाला हिस्सा है इसको हम लोग mitochondrial chambers बोल देते हैं। ठीक है, चैम्बर इसलिए बोला क्योंकि दो चैम्बर रहेंगे, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर रहेगा। सो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसकी लिमिटिंग मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सो टोटल अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को ओपन करके देखो तो फर्दर इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, तो डबल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इसको हम लोग बोल देते हैं। जैसे आप लोगों के घरों में थर्मस बॉटल होती है, इंसुलेटिंग बॉटल्स होती हैं, उनके वॉल्स होते हैं कि इनर वॉल होती है कि बाहर की वॉल होती है, और उसके बीच में कुछ मटेरियल स्टोर्ड रहता है, और डबल वॉल्स होती हैं उनकी, ताकि जो बॉटल का टेम्परेचर है, थर्मस बॉटल का टेम्परेचर वो मेंटेन्ड रहे, गर्म है तो गर्म रहे, ठंडा है तो ठंडा रहे। सो सेम ही जो है हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी उसके जो थर्मस बॉटल के कवरिंग के जैसे होती है, वॉल्स के जैसे होती है। सो अगर इसकी हम लोग थिकनेस की बात करें तो 60 एंगस्ट्रॉम ये थिक होती है और लिपोप्रोटीन से मिलके बनी होती है। फर्दर ट्राइलैमिनर होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है, उसमें से कोई भी मटेरियल अंदर बाहर जा सकता है और उसमें प्रोटीन्स कम रहते हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से ये इनर मेम्ब्रेन जो है नेचर में सेमी परमिएबल होती है। सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल ही इसके अंदर बाहर जो है मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूवमेंट नहीं होगी। तो उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर की बात की, तो चैम्बर मैंने बताया कि दो तरह के चैम्बर हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। सो पहले आउटर चैम्बर की बात करते हैं हम लोग। बाहर वाला जो चैम्बर है वो दो मेम्ब्रेन्स के विचकार में प्रेजेंट है और इसमें लेस डेंसर मटेरियल रहता है। कौन कौन से मीडियम से मिलके बना है? वाटर, मिनरल और एंजाइम्स से। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है और इसमें ज़्यादातर डेंसर मटेरियल फिल्ड रहता है। ग्रैन्युलर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट रहती है इन चैम्बर्स के अंदर, और एंजाइम्स वगैरह रहते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में या लिपिड सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर चैम्बर है इसके अंदर 70S राइबोसोम्स रहते हैं। डीएनए के थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म में होंगे, जैसे कि हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, इतने ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, शॉर्ट रहेंगे। इसके अलावा विटामिन्स, फाइबर्स, कैल्शियम फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स, मैंगनीज और मैग्नीशियम आयंस भी जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। सो मैंने क्या बताया आप लोगों को? माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनेली है, जो कि अलग अलग शेप्स में प्रेजेंट रहती है, फिब्रिलर, ग्रैन्यूलर, सोसॉइडल, जो है सॉसेज शेप में,
डिस्क्वाइडल शेप में, सफेरिकल या ओवल शेप में। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन रहती है और एक चैम्बर रहता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है ट्राइलेमिनर है, इसकी 2 मेम्ब्रेन्स फर्दर रहेंगी। जो ये एनवेल्प है वो एंजाइम्स को अपने अंदर कन्फाइंड रहने में हेल्प करता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेस प्रोटीन्स, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है इट कंसिस्ट ऑफ मोर प्रोटीन्स, दैट्स व्हाई इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का चैम्बर है, चैम्बर्स 2 हैं, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। जो आउटर चैम्बर है इसमें लेस डेंसर फ्लूइड फिल्ड रहता है, मिनरल्स, एंजाइम्स और वाटर रहता है। और जो इनर चैम्बर है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें रहती हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं, विटामिन्स, फाइबर्स, कैल्शियम फॉस्फेट के आयंस या मैंगनीज या मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं। Now let us talk about the functions of the mitochondria. So as you people know that it is called powerhouse of mitochondria, या इसको स्टोरेज बैटरीज बोल सकते हो, ATP मिल्स बोल सकते हो, क्योंकि इनका काम क्या है, ATP को प्रोड्यूस करना, एनर्जी की प्रोडक्शन करना। इसके अलावा साइट ऑफ थर्मियोजेनेसिस है, जितने भी टेम्परेचर रिलेटेड प्रोसेसेस हो रहे हैं दैट आर ऑल हैपनिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है मेल स्पर्म में भी प्रेजेंट रहता है, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के ड्यूरिंग फॉर्म होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया यू नो दैट दे आर द वेरी एक्टिव सेल, स्मॉलेस्ट सेल हैं बॉडी के, सॉरी स्पर्म्स जो हैं दैट आर द स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। और स्पर्म्स में बहुत ज़्यादा तेजी होती है, दे आर वेरी वेरी मोटाइल, काफ़ी डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो इनको मोटिलिटी के लिए एनर्जी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, ताकि वो मूव कर सके और फर्टिलिटी में इन्वॉल्व हो सके। इसके अलावा बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है, क्लोरोफिल या स्टीरॉयड्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा क्या है, सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा फैटी एसिड्स, अगर फैट की हम लोग बात करें, उसकी जो डाइजेशन है, डाइजेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है हेल्पफुल होता है। सो फैट की डाइजेशन जो है, फैटी एसिड्स में जो उसकी कन्वर्जन होनी है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। So is mitochondria clear to everyone? Yes, ma'am. अगर किसी को कोई डाउट्स है, you can ask me. No doubts? No, ma'am. Okay, then let us continue with our 6th organelle, that is cilia and flagella. सो लास्ट ही मैंने आप लोगों को एक दिन सेल का स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें मैंने ऑर्गेनेलीज वगैरह आप लोग को शो की थी। सो सिलिया एंड फ्लैजेला विल लुक लाइक दिस, हेयर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, माइक्रोटब्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, जो कि सेल के लोकोमेशन में, सेल को मतलब मूव करने में, सेल को फीड करने में, खाना खाने में या बॉडी में सर्कुलेट होने में हेल्प करते हैं। सो अगर आप सिलिया एंड फ्लैजेला की बात करो, इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करो, तो इनके 2 पार्ट्स होते हैं। एक इनकी आउटर कवरिंग रहेगी, सपोज कि ये मेरा सिलिया है, तो ये सिलिया की या फ्लैजेला की आउटर कवरिंग है, और इसके बीच वाला जो पोर्शन है इसको एक्सोनीम बोल देते हैं। सो जो आउटर कवरिंग है सिलिया या फ्लैजेला की, इसको प्रोटोप्लाज्मिक शीट के नाम से बोल देते हैं। सबसे आउटर कोटिंग है सिलिया या फ्लैजेला के अराउंड, और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दिस इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि सिलिया और फ्लैजेला जो है इनके ऊपर एडवर्स रिएक्शंस का कोई इफेक्ट ना हो। इनके अंदर जो है फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड रहती है, जिसको हम लोग एक्सोनीम के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी आई टोल्ड यू इट्स नेम। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कंटिन्यूड रहती है इस जो कवरिंग के साथ, जो कि सिलिया और फ्लैजेला के अराउंड है। अगर हम लोग एक्सोनीम की बात करें, तो एक्सोनीम जो है बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन है सिलिया या फ्लैजेला का, कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन है, फर्दर माइक्रोटब्यूल्स में से मिलके बना हुआ है। माइक्रोटब्यूल्स जो हैं वो मिलके बनाती हैं इन सिलिया या फ्लैजेला को। सो माइक्रोटब्यूल्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ
सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प करती हैं। सो दो तरह के माइक्रोटब्यूल्स हैं जो कि एक्सोनीम का पोर्शन बनाएंगे, सेंट्रल माइक्रोटब्यूल्स एंड पेरिफेरल माइक्रोटब्यूल्स। सो सिलिया एंड फ्लैजेला क्या है, हेयर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल की बाहर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होते हैं। बेसल बॉडी सेल के नीचे, अगर आप लोग इस सेल का स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट होंगे। मेम्ब्रेन के नियर बाय एक और ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको बेसल बॉडीज बोलते हैं। इन बेसल बॉडी से इनकी जो है फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ओके, सो सेल के अंदर से ही बाहर निकलते हैं मेम्ब्रेन के नियर बाय से, बट प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली। सो सेल का सिलिया और फ्लैजेला का मैंने आप लोग को अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताया कि इसकी एक आउटर कवरिंग होती है जिसको प्रोटोप्लाज्मिक शीट बोल देते हैं, और मिडल वाले पोर्शन को हम लोग एक्सोनीम बोल देते हैं जो कि माइक्रोटब्यूल से मिलके बनी हुई है। सो फंक्शंस की बात करते हैं। सिलिया और फ्लैजेला का फंक्शन क्या है? एक तो मैंने बताया कि सेल की लोकोमोशन मतलब उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सेकंड, फूड को इनटेक करने के लिए मतलब फीडिंग में हेल्प करते हैं। सो जितने भी जो फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे उनको इनटेक करेंगे, और जो बाकी बच जाता है उनको बाहर भी एक्सपेल आउट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स में जो सिलिया प्रेजेंट रहता है जो कि नेफ्रेटिक फिल्ट्रेट मतलब कि क्या है कि मटेरियल की मूवमेंट में भी जो सिलिया एंड फ्लैजेला है वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा फीमेल ओवरीज के अंदर जब ओवम की फॉर्मेशन होती है तो ओवम को फेलोपियन ट्यूब्स की तरफ जो है धकेलने में हेल्प करता है सिलिया। इसके अलावा जो है दो सेल्स को आपस में स्टिक होने के लिए, ज्वाइनिंग के लिए हेल्प करता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। सो सिमिलैरिटीज़ की बात करें, वैसे सिलिया एंड फ्लैजेला दोनों अलग अलग जो ऑर्गेनेलीज हैं इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सो सिमिलैरिटीज़ क्या है कि दोनों का जो ओरिजिन होता है बेसल बॉडी से होता है, बेसल बॉडी से ही बाहर निकलते हैं। दोनों का अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेम है, एक्सोनीम की प्रेजेंस रहेगी और प्रोटोप्लाज्मिक शीट की प्रेजेंस रहेगी। दोनों की केमिकल कंपोजिशन सेम है और दोनों के बेसिक फंक्शंस भी सेम है। लेकिन वहीं पे सिलिया और फ्लैजेला में काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। सो मेन डिफरेंस, पहले हम लोग साइज़ की बात करें तो सिलिया का साइज़ छोटा होता है लेकिन फ्लैजेला का साइज़ जो है वो एज कंपेयर लार्ज होता है। सिलिया जो है नंबर में कम होते हैं लेकिन फ्लैजेला का नंबर सिलिया का नंबर जो है ज़्यादा होता है, छोटे होने की वजह से ज़्यादा होते हैं, लेकिन फ्लैजेला लंबे होने की वजह से कम होते हैं नंबर में। इसके अलावा सिलिया जो है सेल की पूरी सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन फ्लैजेला ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखो तो समटाइम्स जो फ्लैजेला है, ऐसे जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके एक तरफ प्रेजेंट रहेंगे या दोनों तरफ प्रेजेंट रहेंगे या कहीं कहीं पे दूरी दूरी पे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो सिलिया है दे विल प्रेजेंट वेरी नियर टू ईच अदर और ऑलमोस्ट सेल की पूरी सरफेस कवर की होती है, लेकिन फ्लैजेला पूरी सरफेस कवर नहीं करते। सिलिया जो है मेटाक्रोनसली या सिंक्रोनसली मूवमेंट करते हैं, मतलब या तो दोनों एक तरफ मूव करेंगे बाइपर लाइक, या फिर दोनों तरफ मूव करते हैं। लेकिन जो फ्लैजेला है इनकी मूवमेंट इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी तरफ जो है मूव कर सकते हैं। सेल की लोकोमोशन किस तरफ होनी है उस बेसिस पे इनकी मूवमेंट होगी, मेटाक्रोनसली या फिर सिंक्रोनसली। सिलिया जो है स्वीपिंग मोशन में हेल्प करते हैं या रोइंग मोशन में हेल्प करते हैं, लेकिन फ्लैजेला जो है अंडुलरी मोशन में जो है मोशन करते हैं, मतलब क्या है वेव लाइक मोशन करते हैं सेल का और अपना भी। जो मेन फंक्शंस हैं सिलिया के वो है सेल की मूवमेंट में हेल्प करना, उसकी फीडिंग और सर्कुलेशन में हेल्प करना, लेकिन फ्लैजेला का एक ही मेन फंक्शन होता है सेल के लोकोमोशन में हेल्प करना, सेल को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव होने में हेल्प करना। So we have done today cilia and flagella, mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मैंने आप लोगों को बताया कि दिस इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसका मेन काम एटीपी प्रोडक्शन करना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव्स आउटर कवरिंग विच इज़ नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इट कंटेन्स सम माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स। सो चैम्बर आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, दैट इज द इनर चैम्बर एंड द
आउटर चैम्बर। सो इन चैम्बर्स में क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स फिल्ड रहते हैं, विटामिन्स वगैरह फिल्ड रहते हैं, और इनर चैम्बर में 70S राइबोसोम, डीएनए के फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के, एनर्जी प्रोडक्शन करना एटीपी की फॉर्म में, जिसकी वजह से इनको एटीपी मिल्स या स्टोरेज बैटरीज भी बोल देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, स्पर्मियोजेनेसिस के ड्यूरिंग इसकी फॉर्मेशन होती है, और स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए मूव होने के लिए, तो एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस में भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फैटी एसिड्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी हैव डन द सिलिया एंड फ्लैजेला। सो सिलिया एंड फ्लैजेला जो है they will help in the movement, feeding and locomotion or circulation of the cell. cilia और flagella hair like या thread like structures होते हैं। इनकी आउटर कवरिंग को प्रोटोप्लाज्मिक शीट बोल देते हैं, और इनर मटेरियल जो है उसको एक्सोनीम बोल देते हैं। फंक्शंस क्या है सिलिया एंड फ्लैजेला के, 3 मेन फंक्शन है। सेल को लोकोमेशन में हेल्प करते हैं, फूड इनटेक में हेल्प करते हैं, और सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा किसी भी बॉडी ऑर्गन के अंदर मटेरियल की मूवमेंट के लिए भी सिलियास जो है उनको आगे धकेलने में हेल्प करते हैं। फीमेल के केस में ओवरी से ओवम को ओविडक्ट में मूव करने में हेल्प करते हैं, सेल कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेलुलर लेवल पे उसमें भी हेल्प करते हैं। सिलिया और फ्लैजेला जो है इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ और बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या है, दोनों का मेन काम जो है वो सेम है ऑलमोस्ट, दोनों बेसल बॉडी से अराइज होते हैं, दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों का अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेम है, केमिकल कंपोजिशन दोनों की सेम है। डिफरेंस क्या है सिलिया और फ्लैजेला में, सिलिया का नंबर ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट पूरे सेल की सरफेस को कवर करते हैं, लेकिन फ्लैजेला का नंबर कम होता है, लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू सिलिया, और सेल की पूरी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहते हैं। सिलिया जो है इसकी मूवमेंट जो है, सिलियास की मूवमेंट दोनों तरफ हो सकती है, दे विल मूव मेटाक्रोनसली एज वेल एज सिनक्रोनसली, और जो फ्लैजेला है इनकी मूवमेंट इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। 2 फ्लैजेला अगर प्रेजेंट हो तो एक किसी तरफ मूव करेगा, दूसरा किसी तरफ मूव करेगा। तो इनकी मूवमेंट्स की वजह से जो सिलिया है वो स्वीपिंग मोशन, जैसे आप लोग झाड़ू लेके सफाई कर रहे हो स्वीपिंग मोशन में बोल देते हैं, जहाँ रोइंग मोशन जैसे बोट्स रेस कर रही हैं एक दूसरे से आगे, सो सेम मोशन इज़ द रोइंग मोशन। या फिर अंडुलरी मोशन, जो फ्लैजेला है उसका मोशन जो है वेव लाइक होता है, अंडुलरी मोशन जो है शो करते हैं। फंक्शन सभी का सेम है, लेकिन जो फ्लैजेला है ये सेल के मेनली लोकोमोशन में हेल्प करता है, लेकिन सिलिया लोकोमोशन से लेकर के फीडिंग और सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। सो नेक्स्ट जो ऑर्गेनेलीज है हम लोग कल करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क मी नाउ। यस एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am.